Okay. Now come to page number 3.7. अपन ने देखो कल कम पढ़ा था क्योंकि कुछ लोग अपने ससुराल गए थे, कुछ लोग सोलापुर से आए थे, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी कल के दिन में। तो कल पेज सिर्फ 3.6 ही लगभग कवर किया वसुंधरा अपन ने। आज पेज नंबर 3.7 पे मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। अच्छा, ये फ्रेमवर्क आया क्यों, सबसे पहले तो समझ जाओ। ये फ्रेमवर्क आने के पीछे रीजन ये था, ये चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ दो ही चीजों के बारे में देखना है, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजी और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हमने देख लिया, एचआर स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो देख लिया। अब पार्ट आता है इंप्लीमेंटेशन का। मैकेंसी करके एक फर्म थी, जैसे बीसीजी तुमको बताया था मैंने, बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये जो एक ग्रुप था बेसिकली एक फर्म थी, ये कंसल्टिंग फर्म थी। उसी तरीके से मैकेंसी ये भी एक कंसल्टिंग फर्म है। इनसे पूछा गया कि क्या रीजन है कि हम इतनी तोड़ स्ट्रेटजी बनाते हैं लेकिन प्रॉब्लम आता है उसके इंप्लीमेंटेशन में। क्या पूछा इन्होंने, हम बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते हैं लेकिन प्रॉब्लम आता है इंप्लीमेंटेशन में। तो बताओ क्या रीजन है कि इंप्लीमेंटेशन हमारा सक्सेसफुली क्यों नहीं हो पाता है। समझ में आया। एक कंपनी गई मैकेंसी के पास और उससे पूछा गया, टेल अस द रीजन व्हाई वेरी गुड फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी इज नॉट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। बताओ, और हमें तरीका भी बताओ कि ये किस तरीके से प्रॉपरली इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। तो बेसिकली ये जो अपन 7S फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन पार्ट है मेनली। IMPLEMENTATION, इंप्लीमेंटेशन, सही गलत जो भी होगा, इंप्लीमेंटेशन पार्ट है अपना। समझ में आया। प्रॉब्लम समझ में आई कि स्ट्रैटेजी ऑन पेपर तो बहुत अच्छी बनी, एकदम तोड़ बनी, एकदम फाड़ू बनी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, डाइवर्स फोर्सेस वगैरह एक्ट कर रहे हैं। अभी तुम यहां पे देखो, यहां पर भी डाइवर्स फोर्सेस हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर भी कनेक्टेड है, स्ट्रैटेजी और शेयर वैल्यू भी कनेक्टेड है, स्ट्रैटेजी और स्टाइल्स भी कनेक्टेड है। तो सारी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स एक साथ कैसे कंसिडर करें, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, ये 7S फ्रेमवर्क बताएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। McKinsey company, a well-known management consultancy firm in United States towards the end of 1970s, was asked to find a solution to knotty issues broadly relating to strategic implementation। यानी कि implementation को लेकर जो issues थे, बताओ वो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, हमको तुम बताओ, एक फ्रेमवर्क बना के दो। एक चीज तुमने नोटिस करी या नहीं मुझको मालूम नहीं, जितने भी ये अपन मॉडल्स वगैरह पढ़ रहे हैं ये सारे कोई ना कोई कंसल्टेंट फर्म ने दिया है, और इंडिया में इतना प्रिविलेंट नहीं है ये। बाहर की कंट्री ने ग्रोथ वो लेवल पे एक्चुअली अचीव कर ली रहती है कि वो नए नए फ्रेमवर्क्स मांगते थे। तो ये सारे देखो, वहां पे बीसीजी अपन ने पढ़ा था, एनसॉफ मॉडल पढ़ा था, वहां पे लोग कंसल्ट करते हैं, अपने कंसल्ट नहीं करते। अपने क्या क्यों जाते हैं अपन कंसल्टेंट के पास? सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। ये लोग बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो सोचते हैं, हम टैक्स कैसे बचाना है इसके बारे में सोचते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, एक रहता है जो पैसा ज्यादा कमाने के बारे में सोचता, खर्चे के बारे में सोचता नहीं। दूसरा रहता है जो पैसे के बारे में नहीं सोचता, खर्च कैसे कंट्रोल करना है। तो इंडिया में सेकंड टाइप के लोग हैं, खर्च को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तुम्हें फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो करना चाहिए, मतलब पैसे कमाने के बारे में सोचो, खर्च किधर हो रहा है वो ज्यादा मत सोचो। समझ में आया? एडवाइस है मेरी, ठीक है। तो ये बाकी सारी कंट्रीज डेवलप इसलिए हुई, इन्होंने अपने टैक्सेशन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। इतने पावरफुल बन जाते थे कि गवर्नमेंट को हिला देते थे। तो इतना पावरफुल बनने की कोशिश करो विशाल, ठीक है। द रिसर्चर्स पीटर एंड वाटरमैन found after examining the best run companies America that the real problem relating to strategies lies in implementation and structure is only one lever in the hand of management। okay, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने मैकेंसी के पास गए। मैकेंसी बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसके अंदर दो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को असाइन किया गया। क्या क्या नाम था उनका? एमसीक्यू में आ सकता है, पीटर्स एंड वाटरमैन। ये दोनों ने रिसर्च किया कि जो बेस्ट से भी बेस्ट कंपनीज है ना, जब वो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंट करने जाती थी तो उनके हाथ में सिर्फ एक सिंगल फैक्टर होता था, स्ट्रक्चर। बट देयर आर 6 मोर फैक्टर्स
जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होगी। वापस बोलता हूं, फर्म्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, तो वो गए मैकेंसी कंसल्टिंग फर्म के पास। उन्होंने बोला हमें सॉल्यूशन बताओ कि स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे हो सकती है। तो फिर उसके अंदर दो रिसर्चर्स है मैकेंसी के अंदर, पीटर्स एंड वाटरमैन, जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बेस्ट कंपनीज को एनालाइज किया और देखा जब वो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करती है, सिर्फ एक ही फैक्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उनके हाथ में, बाकी के 6 फैक्टर्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब वो कौन से 6 फैक्टर्स है देखने। ओनली वन लीवर इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट, द अदर लीवर्स आर, बाकी के 6 फैक्टर्स कौन से, सिस्टम, स्टाफ, स्टाइल, स्किल, superordinates goal. A strategy is usually successful when other S, मतलब ये system, superordinate, skill, style and staff in 7S framework fit into or supports the strategy. क्या बोले वापस से, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने ना भाई, बाकी के फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अब ये मॉडल इतने ज्यादा कैची क्यों बन जाते हैं, जरा सोचो। इसने एडवाइस दी अनिकेत, फिर भी ये मॉडल इतना कैची क्यों बन गया कि आज अपन पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इन्होंने जो सजेशंस दिए ना, उनका सबका नाम एस से स्टार्ट किया, वो 7S बन गया और धीरे धीरे ये नाम प्रिविलेंट होने लग गया। BCG मैट्रिक्स क्यों सक्सेसफुल हो, अच्छा सजेशन दिया, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने सिंबल्स यूज किए उससे वो बड़ा कैची बन गया। और एक बार कैची बन गया, कोई लेबल बन गया, उसके बाद वो बहुत हाईली यूजफुल हो जाता है। ठीक है, एनसॉफ मॉडल का नाम शायद तुमको याद रहे ना रहे, पर BCG, मैकेंसी, 7S तो याद रहेगा। समझ में आया? ओके, सो बस हमें इतना ही बताना है इसके अंदर की स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहे थे, तो मैकेंसी फर्म के पास अप्रोच किया, पीटर्स एंड वाटरमैन ने बेस्ट रन कंपनीज को एनालाइज किया और देखा कि सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बाकी के 6 फैक्टर्स भी इसेंशियल है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो सारे के सारे फैक्टर्स कौन से, एक बार अपन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी। Strategy means strategy is a set of decision and action aimed at gaining a sustainable competitive advantage. Strategy की एक और डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, फर्स्ट पेज पे ही है, वो वाली डेफिनेशन भी तुम इसके अंदर लिख सकते हो। फर्स्ट पेज मतलब एकदम चैप्टर 1.1। Strategy is all about integrating organization activity and utilizing and allocating the scarce resources to achieve the objective। वो वाली डेफिनेशन भी यहाँ लिख सकते हो। यानी कि एक एक पैरामीटर एक्सप्लेन कर रहे हैं 7S में। पहला कौन सा है इसके अंदर, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स एक्शंस और इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी टू अचीव द गोल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर, कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। सर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर के ऊपर तुम देखोगे पेज 3.8 पे अपने को वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रखे, फंक्शनल, जियोग्राफिकल, मैट्रिक्स, हाइब्रिड। लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रक्चर का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इन बिग फोर स्पेसिफिकली मैं अगर KPMG की बात करूं, यहां पे रहता है पार्टनर यानी कि ओनर, ठीक है। उसके नीचे आता है डायरेक्टर, उसके नीचे आता है सीनियर मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, उसके नीचे सीनियर के नीचे एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के नीचे आता है आर्टिकल्स। काम सब तुम बोलो, बिजनेस कौन लेकर आता होगा, तुम बताओ। स्टाफ बिजनेस लेकर आता होगा तुम्हारे पास, आर्टिकल जाता होगा टाटा में और रतन टाटा से बोलता होगा चल मैं तेरा ऑडिट करके देता हूं, मेरे को वाउचिंग आती है, मेरे को वेरिफिकेशन आता है। क्या लगता है कौन लाता होगा बिजनेस? जरा सोचो, पार्टनर यानी कि ओनर, बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं, लेट्स से पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, बहुत सारे पार्टनर्स है, बहुत सारे डायरेक्टर्स है, बहुत सारे सीनियर मैनेजर है। बिजनेस कौन लाता होगा? डिफिकल्ट नहीं है। क्लाइंट, बिजनेस माने कि क्लाइंट कौन लेकर आता है कंपनी में? पार्टनर ही लेकर आएगा, ये ओनर है, ही इज द ओनर, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास रिलेशंस है, बिजनेस ये लेकर आएगा। डायरेक्टर, एक बार पार्टनर बिजनेस लेकर आ गया, 2, 3, 4, 5, 10 करोड़ का बिजनेस लेके आ गया, डायरेक्टर उसका ऑडिट करता है, जनरली पार्टनर भी चेक करता है।
सीनियर मैनेजर पूरा डिटेल देखता है, ये ओवरव्यू करता है, ठीक है। मैनेजर मेनली क्लाइंट पर ही बैठा रहता है। असिस्टेंट मैनेजर ईच एंड एवरी एरिया, सीनियर ईच एंड एवरी एरिया को, असिस्टेंट मैनेजर ईच एंड एवरी एरिया को देखता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव और आर्टिकल ईच एंड एवरी एरिया का ऑडिट करते हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। अगर इसको कम नॉलेज है तो इसको कैश एंड बैंक का दे देंगे, सेल्स अगर क्रिटिकल है तो सीनियर को दे देंगे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब काम कैसे होगा, ये बंदा बिजनेस लेकर आ गया पार्टनर, काम खत्म नहीं हुआ उसका, बिजनेस आ गया, पहले दिन आर्टिकल एग्जीक्यूटिव और सीनियर जाएंगे और अपना काम करना चालू करेंगे, डिटेल में एक एक फाइंडिंग लाएंगे और फाइंडिंग देंगे असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर अपने हिसाब से जो छोटी मोटी एरर्स है उसको खुद ही रेक्टिफाई कर देगा। कुछ जजमेंटल एरर्स आएंगे तो वो जाएगा मैनेजर के पास, जजमेंटल एरर्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, किसी को स्टैंडर्ड्स नहीं समझ में आया तो जाएगा मैनेजर के पास। और ज्यादा क्रिटिकल इशू गए तो वो चला जाएगा सीनियर मैनेजर के पास। सीनियर मैनेजर लेवल तक का जो बंदा रहता है उसको सफिशिएंट नॉलेज रहता है कि वो सारे के सारे इशू रिजॉल्व कर देता है। फाइनली डायरेक्टर या तो पार्टनर के पास साइनिंग के लिए इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री का नॉलेज रहता है, ट्रेंड रहता है और वो एडवाइस दे सकता है। तो ये बिग फोर का स्ट्रक्चर है। तो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है ना तो सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे हाथ में थी, क्या, स्ट्रक्चर। बाकी के 6 चीजों पे तुमने ध्यान नहीं दिया। तो स्ट्रक्चर पहले समझ में आया, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मींस सिस्टमैटिकली अरेंजिंग द वेरियस एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। पहला फैक्टर कौन सा देखा अपन ने, स्ट्रैटेजी। दूसरा देखा स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन दैट शोज who reports to whom and how tasks are divided and integrated। अभी तुम ये अगर KPMG का स्ट्रक्चर देखोगे तो इससे तुमको समझ में आएगा कि सीनियर, एग्जीक्यूटिव और आर्टिकल ये तीनों मिलकर रिपोर्ट करते हैं AM को। AM रिपोर्ट करता है मैनेजर को, मैनेजर करता है सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर या तो डायरेक्टर या तो पार्टनर को जाके रिपोर्ट करता है। तो यहां से तुमको समझ में आता है कि एक्टिविटीज का फ्लो क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कैसे रिपोर्ट करता है ये नहीं बोला, वो आएगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम और स्टाइल के अंदर। ये है तो सिर्फ स्ट्रक्चर बताया। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, पार्टनर, आर्टिकल, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, सीनियर, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये स्ट्रक्चर अगर बना है, क्या तुमको ये स्ट्रक्चर सही लग रहा है कि इसको इतनी इज्जत दे दी। अच्छा, इसके नखरे तो पार्टनर जैसे ही रहते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मेरी क्लास है आज, मेरा बर्थडे है, मेरे कुत्ते का बर्थडे है, तो इसके नखरे तो बिल्कुल पार्टनर जैसे रहते हैं। वो सारी चीजों को अगर साइड में रख दें अपन, लेकिन ये हायरार्की गलत है, इसने तो बॉटम लेवल पे होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने बोल दिया कि ठीक है मैनेजर सारा काम करेगा और आर्टिकल को दिखा देंगे अपन, आर्टिकल को क्या समझता है, कुछ भी नहीं समझता उसको, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। तुम इंप्लीमेंट करने का स्ट्रैटेजी, क्लाइंट को ऑडिट करने की स्ट्रैटेजी रखने का, तुम्हारा स्ट्रक्चर ही खराब है, यानी हु रिपोर्ट्स हुम खराब है, इंटीग्रेशन खराब है, सारी चीजें खराब है, तो तुम्हारे स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन वेस्ट होने वाला है। मतलब पार्टनर कितना भी बिजनेस ले आए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या समझ में आया? ये 2 चीजें समझ में, एक होता है स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड इट विच शोज हु रिपोर्ट्स हुम, कौन किसको रिपोर्ट करता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम यानी कि क्या होता है, ये देखो, समझो ये तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल नहीं, क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, हाँ ये तुम्हारी साइकिल है, साइकिल या तो बाइक समझ लेते हैं, ये बाइक है तुम्हारी। बाइक भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से बनती है, बाइक के अंदर भी स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर के बाद आता है सिस्टम, यानी कि प्रोसेस फ्लो कैसे होगा। गाड़ी चलानी है तो पहले फर्स्ट गियर डलेगा, उससे भी पहले क्लच और गियर की एडजस्टमेंट रहेगी, उसके बाद फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, या फिर फर्स्ट गियर फिर थर्ड गियर, इस तरीके से तुम्हारी एडजस्टमेंट चलेगी। तो स्ट्रक्चर तो बन गया, बाइक रेडी हो गई है, लेकिन अब उसका फ्लो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोसेस के बाद क्या होना चाहिए। यानी कि अगर मैं तुमको बोलूं 12th के बाद पहले फाइनल कर लो, उसके बाद मन करे तो तुम फाउंडेशन देख लेना, और फिर सबसे टफेस्ट लेवल बीकॉम कर लेना। ये सिस्टम, स्ट्रक्चर तो बनाया लेकिन सिस्टम फ्लो सही नहीं है। करना तो सब है लेकिन फ्लो गलत है। समझ में आया? द फ्लो ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स कोर प्रोसेसेस एंड सपोर्ट सिस्टम।
सिस्टम समझ में आया? सिस्टम में तुमको एक ही चीज लिखना है, फ्लो ऑफ एक्टिविटी। पूजा समझ में आया? आया? तीन चीजें समझ में आई। पहली चीज है स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम। नेक्स्ट है स्टाइल। हाउ मैनेजर्स कलेक्टिवली स्पेंड्स देयर टाइम एंड अटेंशन and how they use a symbolic behavior and the management action is more important than what the management says। अब तुमसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि तुम लोगों को कितना नॉलेज है और तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो। तुम लोग आर्टिकल बनने वाले हो, मालूम है तुमको? आर्टिकल यानी कि क्या बोलते हो तुम उसको? आर्टिकल ही बोलते हो ना? हम यहां पर उसको अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। यहां पे हम बोलते हैं स्टाफ अकाउंटेंट। स्टाफ अकाउंटेंट भारी लगता है थोड़ा। आर्टिकल मतलब क्या? आर्टिकल मतलब एक वस्तु जिसके साथ जिस तरीके से चाहे खेल सकता है, खिलवाड़ कर सकता है जिसके साथ। आर्टिकल मतलब वो होता है। स्टाफ अकाउंटेंट। तुमको एक बात बता दो, बिग फोर के अंदर जो इज्जत मिलती है ना हर एक लेवल पे, तुमको बोल रहा हूं, एक चीज है वहां पे, एक ऑरा, एक क्लाइमेट जो है ना। अब वर्क कल्चर कभी कभी खराब हो जाता है वहां पे, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा है बिग फोर, अ गुड प्लेस टू वर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। सैलरी सबकी बता देता हूं मेरे लास्ट नॉलेज के हिसाब से। 1 CR प्लस, 1 करोड़ प्लस इसकी सैलरी होती है, मिनिमम सैलरी रहती है, शेयर भी रहता है। डायरेक्टर ऑलमोस्ट 50 लाख, सीनियर मैनेजर 30 लाख तक रहता है, मैनेजर 20 लाख तक रहता है, असिस्टेंट मैनेजर 18 to 20 लाख के बीच में रहता है, सीनियर 12 लाख रहता है, एग्जीक्यूटिव 7.5 लाख रहता है, आर्टिकल को देखा जाए तो 3 लाख रहता है। ओके, अब तुम मुझको बताओ, ये क्लाइंट है टाटा, सबसे ज्यादा फील्ड वर्क या सबसे ज्यादा टास्क कौन परफॉर्म करता होगा? तुम सैलरी दिखा दो, मैंने तुमको सैलरी दिखा दी, आर्टिकल 3 लाख रुपए में, क्या लगता है? क्या लगता है ज्यादा काम कौन करता होगा? आर्टिकल या पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर? चंद्रकला, क्या लगता होगा आर्टिकल कितने घंटे काम करता है इफेक्टिवली? इफेक्टिवली वर्ड यूज किया हो ना, इफेक्टिवली। हाँ, 4। चलो, इज्जत ईमानदार शरीफ रहा तो 8 आवर्स तो करता होगा काम, 8 घंटे तो करता होगा, चलो मान लेते हैं। पार्टनर कितने घंटे काम करता होगा? ये 8 घंटा इंटू 3-4 महीने काम करता है, और पार्टनर के पास सिर्फ एक दिन रिपोर्ट आती है, एक दिन में अप्रूव कर देता है। तुमको क्या लगता है पार्टनर बाकी टाइम का क्या काम करता होगा? पार्टनर, तुम 6 महीने एक ही क्लाइंट पर रहते हो, पार्टनर के पास 100 क्लाइंट रहते हैं, और वो सब पे इक्वली टाइम तो नहीं दे सकता। जिसके ऊपर ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जो ज़्यादा क्वांटम है, या कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, उस पर ज़्यादा ध्यान देता होगा। तो यहाँ पे मैंने टाटा अज्यूम किया। तो मैं पहले ही तुमको बता दूँ पूजा, आर्टिकल ज़्यादा काम नहीं करता है, पार्टनर ज़्यादा काम करता है। ये ढोर मजदूरी करता है, गधा मजदूरी करता है, और ये ब्रेन वर्क करता है। ये 1 सेकंड में तुमने सामने लाकर रख दिया ना, वो 1 मिनट में बता देता है तूने काम चोरी करी है, तूने सिर्फ यहाँ पर डेटा पंच किया, तूने रिसीट तक चेक नहीं करी, वो बता सकता है। तुम पार्टनर का रिव्यू देखना, ऐसे पसीने छूट जाते हैं ना इंसान के। मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं तो जब मैं सीनियर लेवल तक था, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन में सीनियर लेवल था, मेरी मैक्सिमम रिपोर्टिंग यहाँ तक होती थी। इसके ऊपर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वो पार्टनर को करते थे। पसीने छूट जाते थे, पसीने जिसको बोलते हैं ना, कि भाई वो कैसे पूछता था, अपन कितना भी प्रिपेयर्ड होकर जाओ, वो एक ही सवाल पूछता है कभी भी, और आप खत्म, पूरी तरीके से खत्म हो जाते, इतना नॉलेज रहता था। हाँ, नहीं, कौन सा सवाल नहीं, वो तुम्हारे वर्किंग पेपर से रिलेटेड एक ही सवाल, एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, चेक मेट कर देता था तुमको सीधा। और हर पार्टनर के अंदर वो क्वालिटी होती है। इसलिए पार्टनर्स राउंड जब आता है ना, बंदा हल जाता है एकदम, कि पार्टनर राउंड आ रहा है, टाई वाई पहन कर आते हैं उस दिन सब शिद्दत से, कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, एटलीस्ट अपीयरेंस में तो अच्छा दिखे, ताकि उसको कम गुस्सा आए। पार्टनर सबसे ज्यादा काम करता है। अभी तुम क्या बोलते हो, ये आर्टिकल पता है क्या बोलता है? आर्टिकल बोलता है मैं 6 महीने से टाटा पे रोज जाके 8 घंटा काम करके वाउचिंग करता हूं, और मुझको 3 लाख मिलते हैं, और इस पार्टनर को कुछ काम नहीं है, ये 1 दिन के लिए आता है और 1 करोड़ लेकर जाते हैं। तुम लोग सोचते हो, है ना, सोचते होगे कि नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। उसको मालूम है कितना टाइम किसको देना है।
तो यहाँ पर वो वही बोल रहे स्टाइल, यानी कि किसने कौन सी एक्टिविटीज को कितना अटेंशन देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ऐसा होगा कि पार्टनर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है हाँ जो भी है मैनेजर बोलेगा मान जाऊंगा, तो ये तुम्हारी प्रोसेस, ये जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन है ना, ये यहीं पे कोर में गलत हो जाएगा। इसलिए स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कितना अटेंशन देगा। अभी देखो ग्राउंड वर्क पे अगर कुछ मिस्टेक होती है ना, ग्राउंड वर्क पे यानी फील्ड वर्क पे, तो सीनियर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ग्राउंड वर्क करने वाले 3 लोग, उसमें भी टॉप पे ही है। रिपोर्टिंग या कोई जजमेंटल एरर में इशू आ गया तो सीनियर मैनेजर इंपॉर्टेंट है, और अगर कंपनी फ्रॉड में फंस गई तो पार्टनर या डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने स्टाइल भी डिसाइड करनी चाहिए। वहां पर वही चीज बोल रहा है स्टाइल में, देखना हाउ मैनेजर कलेक्टिवली स्पेंड देयर टाइम एंड अटेंशन एंड हाउ दे यूज अ सिंबॉलिक बिहेवियर एंड मैनेजमेंट एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट मैनेजमेंट से, यानी बोलने से बेटर है करते क्या है प्रोसेस, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टाफ, हाउ कंपनी डेवलप एम्प्लॉयज एंड शेप देयर बेसिक वैल्यू, यानी कि अगर स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो स्टाफ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टाफ बोले तो ये स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टाफ में सबको ही आता है। टाटा जैसा क्लाइंट है जिसकी इतनी सारी सब्सिडीज है, वहां पे तुमने 2 ही लोग लगा रखे हैं, वो जिंदगी भर भी ऑडिट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे 1 साल का। और एक छोटी सी कंपनी है जिसका टर्नओवर ही 20 करोड़ है, वहां पे 20 लोग लगा के रख दिए, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो प्रॉपर स्टाफिंग नीड चाहिए रहेगी। शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड वैल्यू मतलब ये जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग काम कर रहे रहेंगे ना, तो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, डेडिकेशन रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। तो शेयर्ड वैल्यू, सब में सेम वैल्यू रहनी चाहिए। समझ में आया क्या? शेयर्ड वैल्यू अपन ने पढ़ा है, यानी कि सबके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, सबने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो ये अपने बारे में सोचेगा, एग्जीक्यूटिव बोलेगा मेरी शादी है, सीनियर मैनेजर बोलेगा मेरे को डिवोर्स चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर बोलेगा मेरे को दूसरी शादी करनी है, मैनेजर बोलेगा कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ना मेरे को इसी से शादी करनी है, सीनियर मैनेजर बोलेगा कि मेरे को दुनिया छोड़ के जाना है, डायरेक्टर बोलेगा मेरे को कुछ नहीं समझना, नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं, पार्टनर सुसाइड कर लेगा। तो ये सब अपने भलते डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। समझ में आया निकेत? तो सब में ना शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए। शेयर्ड वैल्यू यानी कि सब में सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए। एंड लास्ट इज स्किल्स। तुमने यहाँ पे लाके रख दिया 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को और बोला कर ऑडिट, बहुत तेरे को बनना था ना सीए, कर ऑडिट, क्या कर पाएगा? अबे स्किल्स तो होनी चाहिए ना उसके अंदर, उसको कैल्सी यूज करने नहीं आता, अभी हाफ पैंट से फुल पैंट नहीं हुआ वो लड़का, उसको तुमने बोल दिया कि जा ऑडिट कर, क्या? तो स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज अगर 7S रहेंगे तभी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो पाएगी। 7S वापस से बोला, एक है स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है स्टाइल, फिर स्टाफ, शेयर्ड वैल्यू एंड लास्ट वन इज स्किल्स। तुम्हारी बुक खोल के तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो पेज नंबर 7.4। लिखना है या बाद में लिखवाऊं? तुम एक काम करना, कल याद करके आना, फिर मैं लिख पाऊंगा तुम्हें। 7 चीजें वापस से बोला, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, स्टाइल, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, शेयर्ड वैल्यू एंड लास्ट वन इज स्किल्स। The next part is very important. What is organization structure? Discuss different type of organization structure. तो ये क्वेश्चन आया है what is organization structure पे, और उन्होंने एक के बारे में पूछा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर चारों स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा है। स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, फिर मैं तुमको ये एग्जांपल देता हूं। What is organization structure? Organization structure means a framework in the term of which organization define how tasks are divided, resources are deployed, and departments are coordinated. The different type of organization structure are stated below. पहले मैं तुमको स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझाना चाहता हूं। Let's say तुम एक होटल स्टार्ट करना चाहते हो, रेस्टोरेंट, नाम दो इसको, कुछ नाम दो। नाम दो ना। हाँ क्या? आज ही भूख लागली? अरे बाकी उड़ीसा वालों को नहीं समझेगा आज ही भूख लागली क्या होता है। क्या अंदर क्यों नहीं बैठे? अंदर भी बैठे हैं, बहुत बड़ा होटल है, गार्डन रेस्टोरेंट है।
हरी हरी घास है। एक नाम नहीं सोच पा रहे तुम? विशाल, विशाल कमल, भवन, भवन, ठीक है। अभी इसके अंदर ना कस्टमर्स आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन डिपार्टमेंट है। कुछ कुछ लोग देखो क्या करते हैं। ये है वसुंधरा, वसुंधरा क्लीनिंग का काम करती है, ठीक है। ये है मयूरेश, मयूरेश उधर देख, उधर देख, मयूरेश इधर ही देख रहा है। मयूरेश तू क्या काम करता है? तो फाइनेंस, ठीक है। ये है सुष्मिता, सुष्मिता तुम क्या करती हो? तुम राइस उबालती हो, ठीक है। ये विशाल, दोनों विशाल इंटू 2। ये दो विशाल क्या करते हैं? ये परचेसिंग का काम करते हैं, ठीक है। कौन बचा? दो लड़कियां भी बाकी है। चाकू छुरी का काम है सीके एंड पूजा। ये क्या करते हैं? कटिंग का काम करते हैं। कटिंग बोले तो सब्जी की कटिंग, इंसान की नहीं। पूजा तो शांत है, ये लड़की थोड़ी बावली है। अब तुम्हारे होटल का काम है, बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पे। क्लीनिंग जरूरी है, मानते हो कि नहीं? क्लीनिंग जरूरी है, हाँ या ना? अरे अनिकेत तू बाकी है, हाँ इंटू 2। अनिकेत और अथर्व शेफ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनवा लेना ना, इंटू 3। ये तो सास को भी लेकर आती है साथ में, बाद में ऐसे रेंगते हुए आओ, कैमरे में नहीं आना। अरे दिख गई कैमरे में, डोर पुल कर देना, पुश कर देना। ये 3 क्यों करा? पूजा अपनी सास को भी लेकर आती है, खुद तो काम करेगी नहीं। ओके, क्लीनिंग जरूरी है क्या वसुंधरा? हाँ क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस जरूरी है क्या भाई? है। चावल उबालना खाएंगे क्या? सही है। विशाल परचेज जरूरी है क्या? कटिंग वटिंग जरूरी है क्या सब्जियों की? और शेफ खाना बनाना जरूरी क्या? सही है। अभी ये सारे काम अगर मान लो करने हैं होटल में और मैं ओनर हूं, खुद को अच्छा बनाऊंगा। ये अच्छा है मेरा। हाँ, अब ये काम मैं अकेला तो कर नहीं सकता, तुम सबको मैनेज करना मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए मुझे, तुम ही बताओ। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तरीके से चलाना है तो मुझको क्या करना चाहिए? यानी कि मैं सब फंक्शंस पे तो ध्यान दे नहीं सकता कि क्लीनिंग के लिए भी बैठा हूं तो इधर ये पता चला चाकू छुरियों से एक दूसरे को मार रही है, शेफ ने मसाले में पता चला कुछ और ही डाल दिया, चावल डाल दिया, दाल के अंदर चावल डाल के बोले दाल खिचड़ी खिलाऊंगा। तो सारी चीजों पे तो ध्यान देना पॉसिबल नहीं। क्या कर सकता हूं मैं ऐसे टाइम पे? मैनेजर्स रखते हैं तो कितने मैनेजर? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं तो मुझे 6 मैनेजर्स रखने पड़ेंगे। नहीं, अब तो डूब जाऊंगा मैं। 6 तुम नहीं, 6 फंक्शन है और 6 मैनेजर्स रख ले, डूब जाऊंगा। क्या करना चाहिए तुम बताओ? एक मैनेजर, फिर सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अकेला नहीं मैनेज कर पा रहा था, वो क्या सुपरमैन है क्या वो जो सब चीजें कर लेगा? प्रॉब्लम यही आ रही थी कि टाइम देने के लिए मैं रेडी हूं लेकिन प्रॉब्लम यही था कि सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करूंगा। 2 मैनेजर रखूंगा, ठीक है। तो 2 मैनेजर रखूंगा। पहले मैनेजर को बोलूंगा तू क्लीनिंग का काम देख, क्लीनिंग का हेड बन जा, फाइनेंस का हेड बन जा और शेफ भी बन जा।
और दूसरे मैनेजर को बोलूंगा चावल परचेस और कटिंग, ऐसा कर ले। क्या? हाँ, कितना गलत लग रहा है वो। अरे तुम्हें एक मैनेजर ऐसा रखना चाहिए जो कुकिंग से रिलेटेड हो, यानी कि शेफ, कटिंग और राइस से रिलेटेड, और जो दूसरा मैनेजर है उसे परचेस और फाइनेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, और क्लीनिंग एक एडिशनल फंक्शन उसको दे सकते हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। पर ये राइस, कटिंग और शेफ, इन तीनों को अलग करना थोड़ी पॉसिबल है, तो सेम फंक्शंस है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी यही होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनको ग्रुप किया जाए और डिसिमिलर एक्टिविटीज जो है ना उनका नया ग्रुप बनाया जाए और उनके ऊपर एक हेड असाइन किया जाए। इससे क्या होगा? फंक्शन बहुत स्मूथ रहेगा, रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी। अनिकेत समझ रहा है? तो यहां पर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे ये रिसोर्सेस थे, तुम्हारे वेरियस फंक्शंस थे, इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने को ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहां पे सिमिलर एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ क्लब्ड रहेगी, डिसिमिलर एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ अलग रहेगी। यानी कि राइस और फाइनेंस, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? चावल बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या रिलेटेड है? नहीं, तो इन दोनों के मैनेजर अलग होने चाहिए। ठीक है। राइस और कटिंग और शेफ, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है क्या? यस, ऑब्वियसली। ये पता चला 200 लोगों का मसाला पीस के बैठ गया और ये बोली मैं नहीं बनाऊंगी आज चावल, आज मेरा मूड नहीं कर रहा, आज नाग पंचमी में सबको दूध पिलाएंगे अपन। ऐसा तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये कटिंग में तो खैर ये डिपार्टमेंट से डर ही लगता है मेरे को आजकल, ये बोलते हम नहीं कट करेंगे, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए इन लोगों के बीच में। अब देखो, प्रॉपर तरीका ये भी है कि शेफ दो है ना, इसमें से ही किसी एक शेफ को बोलूंगा तू शेफ का भी काम कर, साथ ही साथ मैनेज भी कर, वो सारी चीजें अलग है। पर मैंने क्या किया, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर लिया और डिसिमिलर एक्टिविटीज का दूसरा ग्रुप बना दिया। तो सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ कुकिंग और डिसिमिलर एक्टिविटीज जो थी उनका अलग अलग ग्रुप बना के एक स्ट्रक्चर बना दिया कि अगर मान लो ये तीन फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो अनिकेत विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और अगर ये बाकी सारी एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मयूरेश विल बी रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, फर्म या रेस्टोरेंट, जो भी बोलूंगा, लेकिन तुम लोगों को अपने अलग 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 डिपार्टमेंट का मैंने हेड बना दिया है। समझ में आई कि एक्टिविटी? तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बहुत टाइप के होते हैं और हमको पढ़ना है, मैंने तो उसमें से एक स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर यानी कि क्या? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस। अब इसके अंदर पहला स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक कंपनी है, कंपनी लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या काम होता है? परचेस होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, एचआर होता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होगी। तो मैंने क्या किया, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहां पे हेड तो मैं हूं, लेकिन दूसरी अलग 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 एक्टिविटीज और डिविजन्स को अलग अलग कैटेगरीज में ड्रॉप कर दिया, और अब इनके अंदर स्टाफ रहेगा इसका। जो प्रोडक्शन में स्टाफ रहेगा वो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, और यहां पर जो मैनेजर रहेगा प्रोडक्शन में वो मेरे को अकाउंटेबल रहेगा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। कल करके सेल्स डिपार्टमेंट अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो परचेज डिपार्टमेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ओनली सेल्स डिपार्टमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये पहला स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? अपन ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे स्ट्रक्चर को वेरियस फंक्शंस में बांट दिया, इसलिए इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिड यू गेट दिस पार्ट? ठीक है, रीड बाद में करते हैं, पहले समझाना जरूरी। दूसरा है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ये एमएनसीज के लिए काम का है। एमएनसी समझता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जितनी रहती है। लेट से ये वर्ल्ड है, ये एक वर्ल्ड का हिस्सा है, ये यूरोप है, ये एशिया है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड अफ्रीका, ये एशिया। ये मशरूम जैसा दिख रहा है, जाने दो अभी।
अब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, और मैं कौन हूं? मैं हल्दीराम हूं। हल्दीराम मालूम तुमको? खाने पीने की चीजें तो सब मालूम रहती है। हल्दीराम का मालूम है तुमको? हर कॉन्टिनेंट में जाता है, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट के अंदर वो सप्लाई करते हैं। अब यहां पर भी सप्लाई है, यहां पर भी सप्लाई है, और मेनली इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा सप्लाई है। तो इन्होंने क्या बोला, अब हम यहां पर भी अज्यूम करते हैं कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं। यहां पर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहां पर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर भी परचेस हो रहा है, सेल्स हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। सेम एक्टिविटी, परचेस, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर, सब यहां पर भी हो रहा है। यहां पर परचेस, सेल, प्रोडक्शन, एचआर सारे डिपार्टमेंट है। अगर मैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को क्लब करके एक सिंगल परचेस डिपार्टमेंट बना लूं, सिंगल सेल्स डिपार्टमेंट, सिंगल एचआर, सिंगल और क्या रह गया, प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट बना लूं, तो शायद ये स्ट्रक्चर फिजिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफी अलग अलग मेजर्स मांगती है। तो मैंने क्या किया, अमेरिका के अंदर भी ये 4 पार्ट बना दिए, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, एचआर। यूरोप के अंदर भी 4 बना दिए, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, एचआर। एशिया में भी बना दिए, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, एचआर। अब ये बन गया ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग ज्योग्राफी के बेसिस पर मैंने अलग अलग फंक्शंस वहां पे अलोकेट कर दिए। क्या ये चीज समझ में? वहां पे ज्योग्राफी का तुमको एग्जांपल दिखेगा, अगर तुम थोड़ा जूम करके शांति से देखोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं ही रीड कर देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट यूएस का है और एक यूरोप का है। यूएस के अंदर भी अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, और यूरोप के अंदर, सॉरी यूएस के अंदर भी वही था, और यूरोप के अंदर भी अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड एचआर सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शंस है ना, हमने एक फंक्शन नहीं रखा, हमने बहुत सारे फंक्शंस रख दिए अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर। ये किसके लिए यूजफुल है? जनरली एमएनसीज के लिए, जिनका बिजनेस बहुत डाइवर्स है। समझो तुम दोनों का बिजनेस यहाँ च्यवनप्राश का था, अब तुम ज्योग्राफिकल डिवीजन एक बोलोगे, कोथुड़ का डिवीजन अलग है और विश्रांतवाड़ी का डिवीजन अलग है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। इतनी छोटी सी ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग डिवीजन बनाने का कोई सेंस नहीं है। पर हाँ, यही तुम यूरोप के अंदर सप्लाई कर रही हो, यूके के अंदर दे रही हो, अफ्रीका के अंदर दे रही हो, तो अलग अलग डिवीजन बनाने जरूरी है। तो अगर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है, तो इसको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बोलते। समझ में आया क्या चंद्रकला? समझ में आया? बढ़ेगा, लेकिन तुम सोचो ना, तुम यूरोप में भी हो, अमेरिका के अंदर भी हो, तो तुम बहुत कमा भी रही हो। दो कितने बड़े मार्केट है। ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा है तुमने? ब्रांच अकाउंटिंग क्यों होता है, और ब्रांच अकाउंटिंग करता कौन है? क्योंकि तुम्हारे मल्टीपल ब्रांचेस रहती। पहली बात, मल्टीपल ब्रांचेस क्यों खोली? स्पेसिफिक रीजन, यानी कि एक रीजन है, पूना डिवीजन है, तो तुम यहां से सातारा भी मैनेज कर सकती हो, कोल्हापुर भी मैनेज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहां से पंजाब कैसे मैनेज करोगी? वहां पे किसी को रखना पड़ेगा, वहां कॉस्ट बढ़ेगी। तुम्हारी बात मानता हूं मैं, लेकिन बिजनेस है तभी तो तुमने वहां पे खोला है ना, ओपन किया है। समझ में आया? कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन बिजनेस है ना। नेक्स्ट, मैट्रिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ना समझ के लो, क्योंकि ये तुमने आज तक कभी देखा नहीं होगा ऐसा स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स समझता क्या तुमको? मैट्रिक्स ये जो बना है ना, मैट्रिक्स ही है। 2x2 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, 4x3 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। यहां पर देखो सबसे ऊपर कौन बैठा है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के बाद कौन कौन आ रहा है? देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये लास्ट वाला एचआर है, तुम लिख लो वहां पे। ये एचआर, सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग। जितना मैं बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहा हूं ना, सिर्फ उतना ही देखो। अगर मैं देखूं मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, एचआर है, ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है? मैंने कितने स्ट्रक्चर पढ़ा है? अभी 2 ही तो पढ़ा है। 2 में से कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर मैंने डिवाइड कर दिया। देखो, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी, मैनेजमेंट फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन देखेगा। सेल्स से रिलेटेड जो भी रहेगा, सेल्स फंक्शन, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस, और एचआर से रिलेटेड एचआर फंक्शन। आईटी कंपनीज में क्या होता है?
आईटी कंपनीज के बारे में जनरली बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी रहता है जहां पे रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने का काम होता है, सेल्स भी रहता है, फाइनेंस भी रहता है, एचआर भी रहता है। लेकिन वहां पे तुमको शायद मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता, वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है तुम्हें। यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट। यानी कि एक बड़ा क्लाइंट आया, टीसीएस के पास बड़ा क्लाइंट आया, लेट से आईसीआईसीआई बैंक आया, बोलता है मेरे को ऐसे ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक टीम बन जाएगी, वो टीम काम करेगी। वो जो टीम है ना, उस टीम को मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा, फाइनेंस भी अरेंज करना पड़ेगा और अपना अंदर का एचआर भी मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि इतना पार्ट जब मैंने देखा, मुझको तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर लग रहा था। अब क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट ए आया मुझको आईसीआईसीआई बैंक से, प्रोजेक्ट बी आया मुझको पीएनबी से, प्रोजेक्ट सी आया मुझको वी स्मार्ट से। तीनों प्रोजेक्ट के अंदर एक एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करके देना है, उस सॉफ्टवेयर को बेचना भी है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्टाफ लगेगा और स्टाफ के लिए पैसा लगेगा, तो फाइनेंस भी लगेगा और एचआर भी मैनेज करना पड़ेगा। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना, वो भी मैनेज करना है और प्रोजेक्ट वाइज भी ये सारी चीजें मैनेज करना। अब ये बन गया मैट्रिक्स। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईसीआईसीआई का अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले रहा हूं, तो इसके अंदर मुझको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेल्स भी देखनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एचआर भी देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंस भी देखना पड़ेगा। और ये तीनों प्रोजेक्ट जब इकट्ठा हो जाएंगे तो यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग का एक हेड बैठा होगा, जो सारे प्रोजेक्ट्स में जितने भी प्रोजेक्ट हुए सबका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट देखेगा। फाइनेंस हेड बैठा होगा, जो सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइनेंसिंग पार्ट था वो देखेगा। अच्छा, फिर सर ये आईसीआईसीआई जो बैंक है, यहां पर भी एक मैनेजर बैठा हुआ है, ये क्या काम करता है, ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें देखता है, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो तुम देखो हर एक्टिविटी को ड्यूअल रोल मिल रहा है, हर एक्टिविटी को दो जन रिव्यू कर रहा है। ये आईसीआईसीआई का जब प्रोजेक्ट आया ना, तो समझो ये मैनेजर, तुम लोगों का नाम दे देता हूं, इसे समझ में आएगा। ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वी स्मार्ट। आईसीआईसीआई का हेड कौन है, मयूरेश। मतलब आईसीआईसीआई का जो प्रोजेक्ट है उसका हेड है मयूरेश, इसकी हेड है वसुंधरा, अथर्व। समझ में आया? यानी कि एक प्रोजेक्ट है आईसीआईसीआई का, कौन लेकर आया अपने रिलेशनशिप के साथ, मयूरेश लेकर आया। एचडीएफसी का कौन लेकर आया, वसुंधरा लेकर आई, और ये अथर्व लेकर आया वी स्मार्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हेड कौन है, मैन्युफैक्चरिंग हेड है यहां पर चंद्रकला। सेल्स हेड है पूजा। ये को तीसरा वाला कौन सा था, फाइनेंस हेड है सुष्मिता और विशाल एचआर हेड है। समझ में आया? यानी कि कंपनी में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी उसके लिए लड़की रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल है तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे, एचआर से रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अब जो आईसीआईसीआई का प्रोजेक्ट कौन लेकर आया, मयूरेश। तो आईसीआईसीआई का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मयूरेश। पर जब मयूरेश आईसीआईसीआई का प्रोजेक्ट बना रहा था ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ी, बेचना भी पड़ा, फाइनेंस भी अरेंज करना पड़ा और एचआर भी अरेंज करना पड़ा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मयूरेश पूरा रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टली मयूरेश रिस्पॉन्सिबल है। वसुंधरा एचडीएफसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अथर्व वी स्मार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर ये तीनों प्रोजेक्ट के अंदर जितना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगी उसके लिए सी के रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी सेल्स हुआ उसके लिए पूजा रिस्पॉन्सिबल है, विशाल एचआर के लिए और सुष्मिता फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है एचडीएफसी का सेल्स, इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वसुंधरा भी रिस्पॉन्सिबल है, पूजा भी रिस्पॉन्सिबल है। पूजा, तुम बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो क्या, है ना भाई? यहां पर भी दूसरे डिपार्टमेंट की सेल्स, यानी सॉरी दूसरे प्रोजेक्ट की सेल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर भी वो रिस्पॉन्सिबल है। वसुंधरा, क्या तुम आईसीआईसीआई के एचआर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? नहीं। तुम आईसीआईसीआई नहीं, तुम एचडीएफसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ हो। एचडीएफसी के सेल्स के लिए, एचआर के लिए और फाइनेंस के लिए, यस। तो यहां पर ना ड्यूअल रोल होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है अब तुम जरा समझो, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं।
एक कंपनी है टीसीएस जैसी जहां पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे चलते रहते हैं, ऐसे टाइम पे ना ये प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं गलती से ज्यादा फाइनेंस ना ले जाए या ज्यादा स्टाफ ना लगा दे, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है मयूरेश, ये अकेला सिर्फ इसके प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, लेकिन पूरे के पूरे फाइनेंस के बारे में सुष्मिता को भी देखना है। सुष्मिता ये वाले प्रोजेक्ट को और ये वाले प्रोजेक्ट को कंसीडर करके फंड अलोकेट करेगी और उस फंड अलोकेशन के बेसिस पर ये सेल्स डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये तुम एक साइड से पिक्चर देख रहे हो, ये समझो तुम्हारी आंख है, तुम एक साइड से पिक्चर देख रहे हो, लेकिन कोई सेकंड व्यू भी दे रहा है उसको, तो प्रॉपर एलोकेशन होगा। वे मैट्रिक स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो टाइप से रिव्यू होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई तुमको? वहां पे लिटरेचर तो बहुत सिंपल दे रखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। एंड लास्ट है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वो रीड करके ही बताऊंगा मैं। क्या ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स दो रे, मृत आत्माओं, शरीर छोड़ चुकी है तुम्हारी आत्मा। पोकर फेस मैंने तुमको बताया ना, पोकर फेस क्या होता है? नहीं एक्सप्लेन किया ना पोकर फेस? किसी को मालूम है पोकर फेस क्या होता है? तुमको भी नहीं मालूम? कैसे नहीं मालूम तुम लोगों को? तुम लोग जो मरा हुआ एक्सप्रेशन देते हो ना, उसको पोकर फेस बोलते हैं। पोकर फेस होता क्या? पोकर मालूम है क्या होता है? कार्ड गेम होता है पोकर, मालूम है? उसके अंदर क्या रहता है ना, इंसान ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुश हो गया तो सामने वाला जज कर लेता है, उदास हो गया तो सामने वाला उसका मूव जज कर लेता है। तो जो पोकर फेस है ना, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं आने देते, खुशी का, बुरा, अपोजिट, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं आने देते। सेम तुम लोग, समझ में भी आ रहा है ना पोकर फेस? मतलब 5-10 मिनट हिलते ही नहीं तुम लोग, हिलते ही नहीं बिल्कुल। मेरे को तो ऐसा लगता है मर गए क्या। चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीड करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस framework in terms of which organization define how tasks are divided, resources are deployed and department are coordinated। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। how tasks are divided, resources are deployed and department are coordinated। अंडरलाइन करो इसको। टास्क को कैसे डिवाइड किया, रिसोर्सेस को कैसे डिप्लॉय यानी अलोकेट किया, और डिपार्टमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट किया। जैसे होटल का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर भी सबसे पहले तुम्हें टास्क डिवाइड करने पड़ेंगे कि ये लड़की क्या करेगी, वो लड़का क्या करेगा, कौन सा काम करेगा। तो टास्क पहले तुम करोगे डिवाइड, उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसी नीड रहेगी वैसे रिसोर्सेस लगाओगे उसके अंदर, और फाइनली कोऑर्डिनेट करना चालू करोगे। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब वसुंधरा को बोला, वसुंधरा क्लीनिंग का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, अभी कस्टमर आया ही जस्ट, तू बोली अब सफाई करूंगी मैं, वो बेचारा जस्ट बैठा ही था वहां पे खाने के लिए, तुमने फिनाइल की बाल्टी डाल दे रहे, ठीक है? हाँ, और मैंने चलो बाकी ये दो शेफ लोगों को बोला मैंने सब्जी काटने वाले को कि सब्जी काटो, ये बोलते हम नहीं काटेंगे, आज मूड नहीं हमारा, नहीं मन नहीं कर रहा हमारा, रात को खाना बना के आएंगे हम। तो ये सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन भी उतना इक्वल इंपॉर्टेंट। तू क्या करता था अथर्व? तू भी शेफ था। शेफ बोलेगा कि आज वसंत पंचमी मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज नाग पंचमी आज भी खाना नहीं बनाऊंगा, मैं रात को होटल चलाऊंगा। तो तू सारी चीजें बोलेगा। आज तू बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, मैं आज डबल खाना बनाऊंगा, आज मैं गरीबों को खाना बांटूंगा। तो ये सारी चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना है। नुकसान किसका है इसमें? अल्टीमेटली मेरा। इसलिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टास्क को डिवाइड करूंगा कि ये काम तू कर, ये काम तू कर। टास्क डिवाइड किया, रिसोर्सेस को एम्प्लॉय किया यानी कि डिप्लॉय किया, और लास्टली उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लिया। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें पहला स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये तो समझ में आ गया तुमको। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज एंड सेपरेशन ऑफ डिसिमिलर एक्टिविटीज। यानी जो जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनका एक ग्रुप बनाओ, और जो दूसरी डिसिमिलर एक्टिविटीज है उनको उस ग्रुप से अलग करो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। The functional organization form is one of the most common organizational structure found in firms, pursuing strategy of concentration of very high relatedness। relatedness का मतलब ही similarity होता है। जो जो functions के बीच में similarity है वो functions तुम क्लब करो एक साथ और फिर अपनी organization चलाओ।
फॉर एग्जाम्पल वी स्मार्ट के दो डिपार्टमेंट है, लाइव है, वर्चुअल है, दोनों डिपार्टमेंट अलग है, दोनों के बीच में रिलेटेडनेस कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग स्ट्रीम मेथोडोलॉजी पे वर्क करते हैं। तुमको मालूम है ये ग्रीन क्लॉथ कितने का आता होगा? कितने का आता होगा ग्रीन क्लॉथ? क्या लगता है तुमको, क्या लगता है? हाँ, 200-300 रुपए का आता है। मैं तुमको बताता हूँ, ये 200-300 का आता है। कैमरा लाख रुपए तक का आता होगा, पूरा सेटअप मिला के 1-1.5 लाख। वर्चुअल के लिए हमारे पास घर पे भी सेटअप है, हम घर पे बैठकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सारी चीजें। तो वर्चुअल का तो सोच ही अलग है, मतलब क्राउड उसका अलग ही है। 10 बार रिकॉर्डिंग कर सकते दिन में। अगर मान लो ये पैच पसंद नहीं आया, ये वर्ड मुझे पसंद नहीं आया, कट कर दिया, नया वाला रिकॉर्ड कर दिया। लाइव की बिल्कुल स्ट्रैटेजी अलग है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग होना चाहिए। वी स्मार्ट में है ही अलग चीज। तुम्हारी रिसीट बनी है, रिसीट किस नाम से बनी एक बार देखोगे? निकालो, 2 रिसीट निकालो, एक हाथ की रिसीट निकालो और एक वो वाली क्या है तुम्हारी प्रिंटेड रिसीट निकालो। हाँ, क्या लिखा है उस पर? नाम क्या है क्लासेस का? नहीं नहीं, क्लास का नाम वी स्मार्ट अकेडमी। वो प्रिंटेड तुम लाई थी ना, हाँ, उस पर क्या नाम लिखा है? उस पर वी स्मार्ट है, एड्यू स्मार्ट है? क्या है? फोटो के कारण दिख नहीं रहा, वो लड़की देखेगी। क्या है लड़की? एड्यू स्मार्ट। और तुम लेक्चर जीएसटी के कैसे देखते हो? वर्चुअल। तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है? पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। तुम एड्यू स्मार्ट, वहां एड्यू स्मार्ट में पढ़ रहे हो, अभी वी स्मार्ट में पढ़ो। तुम दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड हो। तो क्योंकि दोनों एक्टिविटीज सिमिलर नहीं है ना, इसलिए उनको अलग अलग कर दिया है, क्लबिंग करी नहीं उनकी। समझ में आया? अल्टीमेटली दोनों का ओनर तो एक ही है। ओनरशिप इज डिफरेंट क्राइटेरिया, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। समझ में आया? The functional structure is characterized by simultaneous combination of similar activities and separation of dissimilar activities on the basis of function and their relatedness. A functional structure is most appropriate when the organization is small or medium in terms of size. यानी कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूजफुल नहीं है। What do you think about the structure of vSmart? Very big, small या medium? It's medium, ठीक है। और हमारे फंक्शन जो है ना, रिलेटेड फंक्शन है, यानी लाइव में पढ़ाना है, वर्चुअल में पढ़ाना है, दो चीजें हैं, हमको मालूम है क्या है। दोनों के लिए सेम स्टाफ भी चल जाता है हमारा। लेकिन इमेजिन करो तुम आईटीसी के बारे में, जो एफएमसीजी में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर, जो होटल चेन के अंदर, वहां बहुत डायनामिज्म चाहिए रहता है, वो हाई वॉल्यूम, हाई क्या बोलते हैं, हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाली रहती है। वहां पर ये स्ट्रक्चर काम का नहीं है। अब हल्दीराम का एग्जाम्पल ले लो। हल्दीराम ह्यूज है या मीडियम है? वो ह्यूज है। वहां पर ये स्ट्रक्चर चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग उनको फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर लेते हैं। आईटी कंपनीज रहती है, आईटी कंपनीज तुम यहां बैठकर भी यूएस के क्लाइंट को सर्व कर सकते हो, तो उसके लिए ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए तुम देखोगे मैट्रिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैट्रिक स्ट्रक्चर यूज होता है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर से अगर तुम्हें नए स्ट्रक्चर में शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जंप करना पड़ता है। बताऊंगा वो क्या है, तुम्हें समझ में आए अलग अलग स्ट्रक्चर का रेलेवेंस क्या है। वी स्मार्ट के अंदर तुम चाहकर भी मैट्रिक स्ट्रक्चर नहीं ला सकते। वी स्मार्ट में है 2 डिपार्टमेंट, और उन 2 डिपार्टमेंट में भी कनेक्शन क्या है, दोनों में फैकल्टी सेम है, लाइव में जो पढ़ाती है, वर्चुअल में पढ़ाती है, तो डिसिमिलर फंक्शंस है ही नहीं, नए नए प्रोजेक्ट्स आते नहीं है, तो ऐसे समय मैट्रिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफिकल फंक्शन तो किसी काम के लिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से हम जाके यूएस को तो सर्व कर नहीं सकते। यूएस को सर्व करना है वर्चुअली, हो तो यहां बैठकर भी कर सकते हैं। तो हमको ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, सॉरी, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड पर्सनल्स आर ग्रुप्ड बाय स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। अंडरलाइन करना, ग्रुप बाय ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी कि ज्योग्राफी बेस्ड डिवीजन। Each geography unit includes all, underline करना, all functions required to produce and market product in that region। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग ज्योग्राफी के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देंगे, उसके बाद हर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सारे डिवीजन डिप्लॉय कर देंगे। यानी देखेंगे कि हमारे लिए एशिया और रशिया मिला के एक डिवीजन बन सकता है, तो हमने एक डिवीजन बना दिया और उस डिवीजन के अंदर 4 फंक्शंस बना दिए।
हमें लगता है यूरोप एक बड़ा मार्केट है हमारे लिए, तो वहां पर भी एक पूरा का पूरा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया जिसके अंदर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट या 4 अलग अलग फंक्शंस हमने डिप्लॉय कर दिए। समझ में आया क्या? और यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल फंक्शन, सारे के सारे फंक्शंस। तुम्हें एक बात बताता हूं, ऑल फंक्शन वर्ड क्यों गलत है। यूएस की कंपनीज आजकल क्या करती है, इंडिया में चीप लेबर है ना, तो सारे फंक्शंस वहां परफॉर्म करती है। यूके के अंदर भी सारे फंक्शन करेगी, लेकिन एक फंक्शन रहता है एचआर और अकाउंटिंग, वो इंडिया में भेज देते हैं। खास करके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंडिया में करवाते हैं। तो ऑल फंक्शंस बोलना गलत है, कुछ फंक्शंस वो दूसरी जगह पे भी करवा सकते हैं, पर ठीक है, ये थियोरी पुरानी है। Organization according to the geographical areas or territories is rather common structure form for large scale enterprises whose strategies need to be tailored to fit the particular needs and features of geographical locations। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल वालों के लिए यूज होती है। अच्छा, दूसरी बात है, यूरोपियन लोगों की डिमांड अलग होगी, उनको आलू भुजिया नहीं पसंद होगा, कुछ और पसंद होगा, ठीक है। ये अमेरिकन लोगों को रसगुल्ले पसंद आ रहे होंगे, तो अलग अलग एरिया की अलग अलग डिमांड है, तो अकॉर्डिंगली अपन उनकी नीड केटर करेंगे, उनकी नीड सर्व करेंगे अपन। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अनदर वे टू अचीव फोकस ऑन मल्टीपल आउटकम, फोकस ऑन मल्टीपल आउटकम यानी कि बहुत सारे तुम्हारे प्रोजेक्ट चल रहे तो is to go for a metric structure. Metric structure creates a dual chain of command. Dual chain of command क्यों बोल रहे हैं? जब ICICI का प्रोजेक्ट लेकर आए थे तो उसके ऊपर कमांड किसकी थी? मयूरेश की। लेकिन जब मयूरेश मैन्युफैक्चरिंग पार्ट देख रहा था तो ICICI के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के ऊपर मयूरेश का भी कंट्रोल था, और ये किसका था? ये चंद्रकला का भी कंट्रोल था। तो यहाँ पे ड्यूअल कमांड आता है। The metric structures create a dual chain of command, 2 line of budget authority and 2 source of performance and reward। यहां पे 2 तरफ से बजट आएगा। कुछ बंद चालू किया क्या किसी ने? ठीक है, यहां पे 2 तरफ से बजट आएगा, यानी कि चंद्रकला तीनों प्रोजेक्ट के बजट को देखेगी, मैन्युफैक्चरिंग बजट को देखेगी, और ये वाला बंदा मयूरेश पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बजट के बारे में भी देखेगा। यहां पे ड्यूअल चेन ऑफ कमांड आएगी, क्रिएट्स अ ड्यूअल चेन ऑफ कमांड, 2 लाइन्स ऑफ बजट एंड 2 सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। द की फीचर ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज दैट product and functional lines of authority are overlaid to form a matrix or grid between the product manager and functional manager। अच्छा, ये जो एग्जांपल दे रहा था इसके अंदर फंक्शनल मैनेजर्स कौन कौन थे? कौन कौन लोग तुम में से फंक्शनल मैनेजर्स थे? ये वाले एग्जांपल में बताओ, बताओ। सेल्स में नाम लो, कौन कौन था? पूजा, सुष्मिता, चंद्रकला, और कौन था? विशाल। ये 4 लोग अपने फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होगी कंपनी में ये रिस्पॉन्सिबल थी, जितना भी फाइनेंस होने वाला तुम रिस्पॉन्सिबल था, एचआर, और ये कौन सा था? सेल्स, तो तुम रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहां पर उन्होंने वर्ड देखो कौन सा यूज किया? फंक्शनल लाइन एंड अथॉरिटी, सॉरी कहां गया? मैट्रिक्स इज लेड दैट द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वी स्मार्ट, ये प्रोडक्ट है। तो इन्होंने एक प्रोडक्ट लाइन बिछा दी और एक फंक्शनल लाइन बिछा दी और मैट्रिक्स बन गया। प्रोडक्ट लाइन बिछाई, फंक्शनल लाइन बिछाई और एक मैट्रिक्स बन गया। अब पढ़ो इसको, अब क्लियर हो जाएगा। द की फीचर ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज दैट द प्रोडक्ट एंड फंक्शनल लाइन आर ओवरलेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स और ग्रिड बिटवीन द प्रोडक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ये प्रोडक्ट लाइन थी, ये कौन बना रहा था? ये प्रोडक्ट मैनेजर बना रहा था। और ये जो वर्टिकल लाइन थी ये थी फंक्शनल मैनेजर की बनाई हुई, फंक्शनल एरियाज को रिलेटेड, फंक्शनल अथॉरिटीज, फंक्शनल लाइन। तो इसमें तुम क्या क्या अंडरलाइन करोगे? फंक्शनल लाइंस एंड प्रोडक्ट लाइन। फंक्शनल लाइन कौन बनाता है? फंक्शनल मैनेजर। प्रोडक्ट लाइन कौन बनाता है? प्रोडक्ट मैनेजर। ग्रिड कैसे बना? फंक्शनल लाइन और प्रोडक्ट लाइन जो फंक्शनल मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर ने बनाई थी एक दूसरे के साथ ओवरलेड हो गई और एक मैट्रिक्स बन गया। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये स्ट्रक्चर बाकी 2 स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये स्ट्रक्चर इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये उस इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पे तुम्हारा नेचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब तुम ऑडिटिंग फॉर्म में बात करो, पूना इज अ डिवीजन, जैसे केपीएमजी की बात करो, पुणे इज अ डिवीजन, दिल्ली इज अ डिवीजन, चेन्नई इज अ डिवीजन, फिर हैदराबाद, कोलकाता, ये सारे डिविजन्स हैं।
और इसके अंदर भी मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, तो क्लाइंट का भी मैनेजर असाइन किया जाता है और डिवीजन का भी मैनेजर असाइन किया जाता है। डिवीजन पूरे डिवीजन के बारे में देखता है, क्लाइंट सिर्फ अपने क्लाइंट के बारे में देखता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? लास्ट है हाइब्रिड। अ सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन is not always sufficient to meet the requirement of strategy. Hybrid structure is a form of departmentalization that adopts a part of functional structure and divisional structure at the same level of management. यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी रहेगा और डिविजनल स्ट्रक्चर भी रहेगा। The potential advantage of hybrid structure is that combination may allow a firm to gain the advantage offered by primary structure while at least diminishing the impact of disadvantage. उन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला, फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। तो जैसे ही तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर में चले जाते हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लस कौन सा गया डिपार्टमेंट वर्ड यूज किया है ना उन्होंने, डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लस डिविजनल स्ट्रक्चर से तुमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं, जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो फंक्शनल के एडवांटेज मिल जाते हैं और फंक्शनल के डिसएडवांटेजेस चले जाते हैं। वापस से बोलता हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर तुम्हारा बनता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो सबसे पहले पढ़ा था अपन ने वो, और डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवीजन यानी कि बताता हूं डिवीजन क्या होता है, इन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। इसका एडवांटेज क्या, फंक्शनल के सारे एडवांटेज मिल जाते हैं और फंक्शनल के सारे डिसएडवांटेज चले जाते हैं। ऐसा इन्होंने लिटरेचर में दिया है। अब इसको जरा समझो, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। दिख रहा होगा तुमको, सबसे ऊपर एक प्रेसिडेंट है यानी कि मैं, ठीक है। इसके बाद ना मेरे अंडर 4 फंक्शंस आए, दिख रहे हैं क्या तुमको 4 फंक्शंस, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस और मटेरियल, समझ में आए? तो ये 4 फंक्शंस हैं। इसके अलावा मेरे अंदर 3 प्रोजेक्ट, 3 डिविजन्स भी चल रहे हैं। ये बिल्कुल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जैसा है, लेकिन मैट्रिक स्ट्रक्चर ओवरलेड होते थे एक दूसरे से, यहां पे ओवरलेइंग है ही नहीं, यहां पर ओवरलेइंग है ही नहीं। मैं ही इन 3 डिविजन्स को भी हेड करूंगा, मैं ही इन 4 डिपार्टमेंट्स को हेड करूंगा, कोई ओवरलेइंग नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? नीचे तुमको दिख रहा है कि रेफ्रिजरेटर, सीसीटीवी और वॉशिंग मशीन, तो जितना भी वॉशिंग मशीन का डिपार्टमेंट है उसका भी हेड मैं ही हूं, सीसीटीवी का भी मैं ही हूं, रेफ्रिजरेटर का भी मैं ही हूं, और ये 4 डिविजन्स जो है ना, इनका भी हेड मैं ही हूं। इनके बीच में मैट्रिक स्ट्रक्चर की तरह ओवरलेइंग नहीं हो रही है। वैसे मैं तुमको बता दूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक लेवल के बाद मैट्रिक स्ट्रक्चर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अकेला इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड जितना भी HR पार्ट है, इससे रिलेटेड जितना भी HR पार्ट है और इससे रिलेटेड जितना भी HR पार्ट है, सब यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, फिर वो अपने आप ओवरलेइंग हो जाएगी। इस तरीके से मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, 2 स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल और एक प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरले हो रहे थे। यहां पर ओवरले होने नहीं दे रहे हैं अपन, बस, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने तुमको बोला था, जब स्ट्रक्चर अपना चेंज करने जाती है, यानी कि उसको यहां से मैट्रिक स्ट्रक्चर तक पहुंचना है, तो पहले हाइब्रिड पे जाना ही पड़ेगा। हाइब्रिड के बाद ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई तुमको? मैं लिखवा दूंगा कल, लेकिन यहां पर इन्होंने ज्यादा नहीं दे रखा है। इन्होंने बोला कि मैट्रिक स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ 2 पार्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? The potential advantage of hybrid structure is that the combination allows the firm to gain the advantage offered by the primary structure while at least diminishing the impact of disadvantage. यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का जितना एडवांटेज है वो सब मिल जाएगा, जितना डिसएडवांटेज है वो चला जाएगा। ऐसे इन्होंने बोला और अपने को इतना ही लिखना है। पर एक बार सिर्फ डायग्राम देखकर देखो कि तुमको क्या सारे स्ट्रक्चर देखते से ही समझ में आ रहे क्या। इतना लू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, लू क्या 2 मिनट का ही है, 2 मिनट का ही, उसमें एक्सप्लेनेशन का पूरे चैप्टर में पार्ट इतना ही था स्ट्रक्चर। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट इज ये टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। 3 चीजों पे कंट्रोल करना रहता है, पर्सनल पे यानी कि स्टाफ पे, आउटपुट पे कंट्रोल करना रहता है और बिहेवियर पे कंट्रोल करना रहता है। अब इन्होंने जस्ट बता रखा है कि कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, पर्सन्स पे कैसे कंट्रोल करते हैं?
पर्सन्स पे, अगर ये क्लास में तुम लोग बिगड़ रहे हो तो कैसे कंट्रोल करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर? ये क्लास में समझो टेस्ट है, तुम लोगों पे कंट्रोल रखना है, कैसे रखूंगा? सुपरविजन। तो एग्जैक्टली यहां पर तुमको एक वर्ड देखने को मिलेगा शायद सेकंड पॉइंट के अंदर, डायरेक्ट सुपरविजन। यानी कि पर्सनल कंट्रोल कैसे अचीव होगा? सुपरविजन के थ्रू। एक और चीज है कंट्रोल करने का। कंट्रोल करने का ये तरीका है, जरा तुम रिलेट कर पाओगे। 4 लड़के बैठे हैं, चार लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। ये चारों को एक साथ अगर रख दिया जाए ना, भयंकर बात करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे। ये चारों को अगर एक साथ में रख दिया जाए तो क्या करेंगे? चुगलियां करेंगी। लेकिन अगर इन दोनों को कर दिया जाए मर्ज, तो क्या होगा? सब शांत हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे अपनी इमेज के लिए। यानी कि पर्सन पे कई बार कंट्रोल करने के लिए उसको ग्रुप में डालना जरूरी होता है। क्या ये चीज तुमको समझ में आई? ये 2 ही पॉइंट उन्होंने बोले, एक है डायरेक्ट सुपरविजन और दूसरा है ग्रुप में उनको डालना। रीड कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट से, देखना। द डायरेक्ट सुपरविजन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सनल कंट्रोल एज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स एंड बेटर मैन मैनेजमेंट। पर्सनल कंट्रोल में ऑल्सो कम फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीयर। पीयर्स मतलब क्या होता है? साबुन नहीं, वो पीयर्स है, PEARS है, पीयर्स। हाँ, जो अपने साथ रहते हैं, जो अपने साथ काम करते हैं, कलीग्स बोल सकते हैं, तो पीयर्स। तो उनको क्या कर दिया जाए? उनको ग्रुप ऑफ पीयर्स में डाल दिया जाए। व्हेन पीपल वर्क इन द टीम, हियर द पर्सनल कंट्रोल इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू अकर एंड कॉम्पिटेंसी टू डेवलप। यानी 2 तरीके बताए हैं। एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। वैसे तुम्हारी एग्जाम हुई कितनी है अब तक? 4-5 तो एग्जाम हुई है, तो अपन पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे जा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पर्सनल कंट्रोल के ऊपर। तो पर्सनल कंट्रोल अचीव करने के 2 तरीके प्रणव। पहला तरीका सुपरविजन, दूसरा तरीका पुटिंग पीपल इन द ग्रुप ऑफ पीयर्स। नेक्स्ट है आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट इतना आना ही चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल कैसा रखा जाए? टारगेट रख के, एग्जैक्टली टारगेट रख के, गोल्स देके, तो इस तरीके से आउटपुट पे कंट्रोल लाया जा सकता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस गोल फॉर ईच यूनिट एंड डिविजन। जब तुमसे टारगेट रखा जाएगा तभी तुम आउटपुट अचीव करोगे। ट्रैफिक पुलिस को भी टारगेट मिलता है तो आउटपुट अचीव करते हैं। चालान कटा क्या किसी का? किसका नहीं कटा? इसका नहीं कटा आज तक? तेरा आज तक नहीं चालान कटा? नहीं कटा? गाड़ी चलाती है, नहीं कटा तेरा? मेरा तो देखो, मेरा तो नसीब ही खराब है। मैं आता हूँ, मैं पता है किधर से आता हूँ? मैं हड़पसर से आता हूँ। हड़पसर से मेरे को क्या क्या क्रॉस करके आना पड़ता है? सबसे पहले तो एक स्लम एरिया क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद आता है रेलवे क्रॉसिंग आता है, रेलवे क्रॉसिंग के बाद फिर एक ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद कैंटोनमेंट एरिया आता है, कैंटोनमेंट एरिया के बाद सोलापुर हाईवे लगता है, सोलापुर हाईवे लगने के बाद स्वारगेट लगता है, वो अंडरग्राउंड ब्रिज। तो मैं पूरा एडवेंचर वाली जर्नी रोज करके आता हूँ। तो इस ऐसे में कहीं ना कहीं मामा मिल ही जाते हैं मेरे को। मामा मतलब ट्रैफिक पुलिस मेरे को मिल ही जाता है। अब कब इन लोगों का हेलमेट कंपलसरी हो जाता है अपने को मालूम नहीं रहता, पकड़ लेते हैं, सीधा चालान काट देते हैं। मेरा तो नसीब ही खराब है। मतलब मेरे जितनी भी इनकम होती है ना, एटलीस्ट उसमें से 2 से 2,500 रुपये महीना मैंने सेफ असाइड करके ही रखा है इन लोगों के लिए, कि जाता ही जाता है मेरा कुछ भी हो जाए। अच्छा, जब मेरे पास लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें रहेगी ना तो हेलमेट के लिए कटता है। जिस दिन हेलमेट वगैरह सारी चीज़ें पहन के जाऊँ तो फिर बोलते हैं नंबर प्लेट खराब है। कुछ ना कुछ करके ले ही जाते हैं। ऐसा हुआ है क्या तुम लोग गए हो उनके पास और उन्होंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स देके छोड़ दिया तुमको? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, कुछ ना कुछ करके बोल ही देते हैं। कहाँ था मैं? टारगेट्स पे उनको टारगेट दिए जाते हैं, मार्च के टारगेट रहते हैं। तुमको मालूम उनको मार्च में टारगेट रहता है, मार्च एंडिंग का उनको भी टारगेट रहता है। तो एटलीस्ट उनका टारगेट अचीव करने में मैं तो हेल्प करता हूँ, किसी दिन तुम भी कंट्रीब्यूट करके देखो। अच्छा, ये आजकल ना वो कार्ड के थ्रू करते हैं। हाँ, जगह से फोटो निकाल के, उसके बाद किसी ने ब्राइब करने की कोशिश करी क्या उनको 100 रुपए में निपटाने की? तेरा तो चालान कटा नहीं है, तू बोल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, फोटो अपलोड करने तक नेगोशिएशन होता है ना बीच में।
बेसिक फाइन 200। देखो ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है मैडम? नहीं, ऑनलाइन का प्रोसीजर मैं बताता हूं, मैं तुमको प्रोसीजर बताता हूं। सबसे पहले वो तुम्हारे को पकड़ेगा किसी चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद वो तुमको बोलेगा ये चीज की मैं तेरे पे फाइन चढ़ा रहा हूँ, चल कार्ड निकाल। तुम बोलोगे मेरे पास कार्ड नहीं है, एज यूजुअल पैसे नहीं, चेक कर लो। देखो मैं तो बोल देता हूँ ये बैग है, ये चाबी है, ले जा, देखो जो करना है। फिर वो बोलता है ठीक है, एक सेल्फी खींचते हैं। फिर वो फोटो खींच के अपलोड करता है, तब जाके चलाना था तुम्हारे पास। अगर मान लो फोन नंबर लिंक है तुम्हारा उसके साथ, मेरा तो नंबर भी लिंक नहीं करवाया मैंने, तो मेरे पे ई चालान कभी कटते नहीं है। लेकिन उससे पहले प्रोसेस के बीच में एक चीज रहती है कि आप कितना नेगोशिएशन कर सकते, जाओ देना वगैरह वगैरह, कॉलेज में है वगैरह वगैरह, भोली चीज, सारे सारे मतलब दुनिया के सबसे शरीफ इंसान है अपन, ऐसा बताएंगे। फिर उसके बाद बात आएगी 100 रुपये देने पर। फिर 100 रुपये में मांडवली होती है। कराए मांडवली? लड़कियों को छोड़ देते हैं वो आजकल, तुम्हारे पापा की पहचान के कारण। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रहता है हमारे पे, ना गाड़ी पे आर्मी लिखा हुआ है ना कुछ, लेकिन हमको तो पकड़ते ही है वो। 100 रुपये फिक्स रहते हैं मेरे 100 रुपये ही जाते हैं, 200 की नहीं कटवाता मैं। अच्छा किसी किसी दिन मेरे अंदर आता है ऐसा पेट्रियोटिक फीलिंग, नहीं देश के लिए कुछ करूंगा, 200 की फाइन कटवा देता हूँ। फिर बाद में फील होता है यार नहीं जान दे, 200 नहीं देने चाहिए थे। उसके बाद नहीं करता हूँ, फिर 100 ब्राइब करता हूँ मैं। और मुझे मालूम है ये मेरा लेक्चर मोदी जी तो देखेंगे नहीं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, this system involves the estimation and forecasting of appropriate performance goal for each unit, division, department and employee, and then measures the actual performance related to this goal. अथर्व, तूने लोगों का ये अप्रेजल होते हुए तो देखा होगा एक साल भर में, तो बेसिकली क्या होता है अप्रेजल में, जरा तू बताएगा ब्रीफ में, संक्षिप्त में। कितना आउटपुट हुआ वगैरह, एक तरह से सबको प्री डिटरमाइंड टारगेट्स रहते हैं, चाहे तुम कम्युनिकेट करो ना करो। और फिर ईयर एंड में बैठ के चर्चा होती है कि तुमने अपना कितना टारगेट अचीव किया। अगर इस साल उसने टारगेट अचीव नहीं किया तो उसको बोनस वगैरह कम मिलता है, जिसके कारण वो नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू अगले साल ज्यादा काम करके अपना आउटपुट अचीव करता है। यानी आउटपुट अचीव करने का तरीका क्या है, गोल्स दो, किस किस को, यूनिट्स को दो, डिविजन्स को दो, एम्प्लॉयज को दो, सबको दो, एंड देन मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दिस गोल। It is often observed that organization's reward system is linked to the performance of this goal. जिसने अपना गोल अचीव किया उसको ज्यादा बोनस मिलता है, और जिसने अचीव नहीं किया उसको बोनस कम मिलता है। तो उसके टारगेट से लिंक कर देते हैं उसके रिवॉर्ड्स। It can be therefore concluded that the output control system also provides an incentive structure for motivating employee at all level of organization. यानी आउटपुट स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली आउटपुट कंट्रोल मतलब क्या, टारगेट दे दो और टारगेट को लिंक कर दो किसके साथ, इंसेंटिव के साथ। वापस बोल रहा हूं सुनो, सबसे पहले तो इसके अंदर टारगेट और गोल्स दे दो और उसको लिंक कर दो इंसेंटिव के साथ। इंसेंटिव के साथ लिंक करने से क्या होगा, बंदा काम भी करेगा, टारगेट भी अचीव करेगा और इंसेंटिव मिलेगा तो मोटिवेट भी होगा। तो ये मोटिवेशन का भी तरीका है। वापस पढ़ना इसको, थर्ड पॉइंट को। देयरफॉर it can be concluded that the output control system also provides an incentive structure for motivating employees को मोटिवेट करता भी है। लास्ट देख लो, बिहेवियरल कंट्रोल। बिहेवियरल कंट्रोल कैसे होता है, तुम्हारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे क्लास में, कैसे? रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, और वो तुमने नहीं अडर किए तो फिर एक्शंस लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। वही बोला, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू डायरेक्ट द एक्शन और बिहेवियर ऑफ डिवीजन, फंक्शन एंड इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज बिहेवियरल कंट्रोल। यानी कि उसके एक्शंस और बिहेवियर को किसी रूल्स या प्रोसीजर के थ्रू कंट्रोल करना। द मेन पर्पज ऑफ हैविंग बिहेवियरल कंट्रोल इज टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ रीचिंग देम। It is felt that if the rules are standardized and outcomes are predictable, the rules that have been established tend to increase over a time, leading to inflexibility to react to the changing environment, thereby adversely affect the organization competitive advantage. वापस बोलता हूं, इस पॉइंट में क्या बोला है, किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे रूल्स, रेगुलेशंस भी बढ़ते जाते हैं, और एक लेवल ऐसा आता है जहां पे इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं कि इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। तुमको अगर मान लो
2 बजे से लेकर 2:15 तक का ब्रेक भी चाहिए तो तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी, हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पे आ जाती है इनफ्लेक्सिबिलिटी, वहां पे तुम तुम्हारा ब्रेन यूज नहीं कर सकते। अब स्कूल में जाते थे, तुम याद है स्कूल में तुम मे आई गो टू टॉयलेट बोलते थे, उसके लिए भी ना बोलता था टीचर, या ना बोलते। कितनी बेशर्मी थी वो टीचर की। मैं आज सोचता हूं ये मतलब हैवानियत की हद है यार, कि कोई बच्चा बेचारा बोल रहा है मे आई गो टू टॉयलेट और ये बोलता है नो। तो क्या यहां पर करें हम बैठ के। खैर बच्चे वहां जाके ग्रुप बनाते थे, कुछ भी करते थे, वो सारी बातें अलग है। आज पूछते हो क्या तुम लोग? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है आज के टाइम पे। वैसे तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बॉस को जाके हर 5 मिनट में मे आई गो टू टॉयलेट पूछा तो क्या होगा, तुम ही जरा सोचो। तुम अपने सूसू पर भी कंट्रोल लगाओगे, तुम बोलोगे 2 से 2:15 के बीच में ही जाऊंगा मैं। तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। अच्छा, तुम कॉर्पोरेट में काम किया, तुमने ये देखा होगा सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, टी ब्रेक, उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगता है, वो नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, उस पर भी ज्यादा फ्रीडम भी नहीं देते हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाते। ज्यादा फ्रीडम दे दिया तो इंसान दिन भर बाहर रहेगा, और अगर मान लो फ्रीडम छीन लिया तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और तुम्हें मालूम है स्मोकर्स बहुत जल्दी दोस्त बनते हैं, डू यू नो दिस फैक्ट? स्मोकर्स बहुत जल्दी दोस्त रहते हैं। और जो मैनेजर रहता है ना, बड़ा स्ट्रेस में रहता है हमेशा, तो वो सुट्टा मारने बाहर जाता ही है। उसके साथ साथ 2-3 चमचे स्टाफ वगैरह भी चले जाते हैं, धीरे धीरे इनका बॉन्डिंग बन जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन ये सुट्टा ब्रेक के कारण बहुत अच्छा चलती है। तुमको सच में पता था ये फैक्ट या नहीं? ये होता है, सुट्टा ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, पर आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कल नहीं परसों लिखवा देंगे। टुमारो विल स्टार्ट एसबीयूज, परसों तक खत्म कर देंगे ये। नो, टुमारो ओनली विल रैप इट अप। चलो बाय बोलो, बाय।